जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 7 है और हम स्टडी करने जा रहे हैं नया कंसेप्ट रेगुलेटर्स ऑफ कंपनीज इन पाकिस्तान। इससे पहले हमने क्या कंसेप्ट पढ़े हुए हैं? सबसे पहले हमने कुछ बेसिक, इस चैप्टर में जब स्टार्ट किया बेसिक फीचर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी, एसोसिएशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में पढ़ा। आज रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के क्वेश्चंस पढ़ने। टाइप ऑफ कंपनीज में थी ना एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, इसीलिए तो उसको डिटेल में स्टडी किया। तो उसके पास पेपर के क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन, अल्फला एसोसिएट्स इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। इट वांट्स टू रजिस्टर इटसेल्फ एज ए लिमिटेड कंपनी बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम। बताइए इसकी फरमाइश पूरी हो सकती है कंपनी नाम कैसे? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तब। In view of the provisions of Company Act 2017, you are required to explain the conditions that need to be satisfied before the Commission may issue it a license and allow it to dispense with the word limited from its name. Conditions बतानी है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जी मेरे भाई आप बता दीजिए क्या conditions है? Capable of being formed as public limited company with which objects? Useful social objects, for example education, promotion of education, health, science, art, religion। ठीक है, और दूसरी कंडीशन prohibits payment of dividend to its members। तीसरा, applies its profits in promoting its objects। Fourth, objectives are not against national interest and law of Pakistan। पांचवा, मेमोरेंडम और आर्टिकल शैल बी accordance with form specified by commission। और एक छठी भी थी कंडीशन, कमीशन में इम्पोज एडिशनल कंडीशन जो कि मेमोरेंडम का हिस्सा बनाई जाएगी। कंडीशंस क्लियर? ठीक है, 5 कंडीशन याद है ना? वही पूछ रहे हैं, देखें क्वेश्चन पहचान लें, वही पूछ रहा है। ये कब आई कैप ने क्वेश्चन टेस्ट 2011 पुराना है, लेकिन आई कैप की बुक में है। ये नया क्वेश्चन आ गया। द लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन issued under section 42। ये section 42 क्या वाला? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का of Company Act 2017 was revoked by the commission as the affairs of CRA were conducted in manner prejudicial to public interest। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ मैटर चल रहे थे, कमीशन ने क्या किया? उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब लाइसेंस कैंसिल कर, चल ठीक है, आगे क्या कहता है? अंडर कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन CRA, इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। बताइए लाइसेंस कैंसिल होने का इफेक्ट क्या होगा CRA पे? CRA ने क्या करना? अब स्टॉप ऑपरेशन, स्टॉप रिसीविंग डोनेशन, रिकवरी कर सकती है। एक मिनट हरिए, कितने दिन के अंदर अंदर एसेट्स ट्रांसफर करते हैं सिमिलर कंपनी? विद इन 90 डेज ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। और फिर ट्रांसफर के बाद 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, और रजिस्ट्रार अगर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले विद इन 30 डेज वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी। और मेंबर्स और ऑफिसर्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा? 5 साल तक वो ट्रांसफरिंग की कंपनी में कोई पोजीशन ऑफिसर डायरेक्टर के तौर पे होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये 5 साल कब से काउंट होंगे? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। क्लियर? जी मेरे भाई। हाँ, ऑफिसर से मुराद एम्प्लॉइज है। एम्प्लॉइज भी, डायरेक्टर्स भी। एक जगह पे ना कंपनी लॉ में एक टर्म एक्सप्लेन की गई ऑफिसर, कहता है इससे मुराद चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, डायरेक्टर्स भी, एम्प्लॉइज भी, और सारे भी, CFO वगैरह, CEO वगैरह सब शामिल है इसमें। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट, मैसर शरीर जनरल हॉस्पिटल is a company registered as association not for profit। Commission revoked SGH license on 13 January 2020 and ordered transfer of all its assets by 12th April 2020। SGH management transferred all the assets। अब देखिए ऑर्डर कब उन्होंने किया? रिवोक किया 13 जनवरी। तो उसके बाद कितने दिन थे इनके पास ट्रांसफर करने? 90 डेज। ठीक है, तो उन्होंने 90 डेज का, जनवरी फरवरी मार्च, यानी तकरीबन 90 डेज बन जाते। SGH management transferred all the assets to Good Eye Hospital, another association not for profit on 3rd April। उन्होंने 90 डेज से पहले ही ट्रांसफर कर दिए, तो पहले ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल 90 डेज के अंदर अंदर करने का।
Required specify the period for which members and officers of SGH will not be eligible to hold any of. अच्छा, पहले जनरल प्रोविजन लिखनी है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक डेट्स लिखनी है। जनरल प्रोविजन क्या है? 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स क्या है? 3 अप्रैल। इसका मतलब है इससे 5 साल बाद तक, यानी 2 अप्रैल 2025 तक। 2 अप्रैल 2025 तक ये गुड आई हॉस्पिटल में कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ऑफिस होल्ड करने का मतलब क्या है? किसी पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। कोई एम्प्लॉय हो, सीएफओ, सीईओ, किसी पोजीशन पे काम नहीं कर सकते। चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस, ये तो हो गए कंप्लीट जी। प्रोजेक्टर बंद कर दीजिएगा जी। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ। प्रीवियस लेक्चर में एक कंसेप्ट रह गया था, सिंगल मेंबर कंपनी वाला। सिंगल मेंबर कंपनी, ये रिमोट के पास है प्रोजेक्टर का। सिंगल मेंबर कंपनी का कंसेप्ट था। सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसका एक ही मेंबर और वही उसका डायरेक्टर भी होता है। लेकिन चूंकि ये पर्सन कभी भी मर सकता है, तो एक ही मेंबर होगा, तो जब मरेगा तो इसका मतलब है मेंबर्स की तादाद मिनिमम नंबर से कम हो गई। तो इसीलिए ये पर्सन क्या करता है, लॉ ने कहा है कि आपके लिए जरूरी है कि सिंगल मेंबर कंपनी में जो सिंगल मेंबर है वो अपनी जिंदगी में एक पर्सन को नॉमिनेट कर जाए कि अगर मेरी कभी डेथ होती है तो मेरे बाद ये कंपनी को एज ए ट्रस्टी संभालेगा, एज ओनर नहीं, एज ट्रस्टी। पता है कौन होता है? अमानतदार। अमानत के तौर पे संभालेगा और मेरे जो कानूनी वारिसान है उनको ट्रांसफर कर देगा शेयर्स। सिंगल मेंबर कंपनी में सिंगल मेंबर ने नॉमिनेट करना है किसी एक पर्सन को एज ट्रस्टी। इसका काम क्या होता है ट्रस्टी का या नॉमिनेटेड पर्सन का? कि जब, अच्छा, ये पूरे चलते हुए बिजनेस में कभी नहीं आएगा, जब वो सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है तब आता है। और इसका मकसद क्या होता है कि कंपनी के अफेयर्स को संभाले एज ट्रस्टी और जल्द से जल्द सारे शेयर्स लीगल हेयर्स को ट्रांसफर कर दे वाली बात। अच्छा, यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1, लीगल हेयर्स अगर हो ही ना, लॉ इसके बारे में साइलेंट है, मोस्ट प्रोबेबली उस सूरत में ट्रस्टी ही। दूसरा, अगर लीगल हेयर एक है और वो सिंगल मेंबर कंपनी का सिंगल मेंबर बन जाएगा। तीसरा ट्विस्ट, अगर वाली वारसान 2 है शेयर्स, तो याद रखें शेयर्स उनमें ट्रांसफर होंगे जो भी इक्वल है, और दोनों चूंकि मेंबर्स बन गए, मेंबर्स की तादाद 2 हो गई, तो ये अब सिंगल मेंबर कंपनी नहीं है, ये अब अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी बन गई। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर। ये क्लियर हो गया? ये सिंगल मेंबर कंपनी का रूल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछें जी। ओनर की डेथ ना हो लेकिन वो हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में है, या फिर फोर्स अगर वो सेम कोमा में चला गया, सेम सिचुएशन, वो जो ट्रस्टी है वो आ जाएगा सामने। यानी कोई भी ऐसी रीजन हो जाए जिसकी वजह से सिंगल मेंबर उस बिजनेस को ना संभाल पाए, उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाए फॉर एग्जांपल कुछ और चीज़ों की वजह से, तो फिर वो ट्रस्टी इसी काम के लिए होता है, वो फिर बिजनेस को संभालेगा और सिमिलर रोल प्ले करेगा। नहीं, ट्रस्टी का लीगल हेयर्स में से होना जरूरी नहीं है जी। और भी क्वेश्चन? कमीशन ने ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी उन कंडीशंस की वायलेशन करती है जिनके मुताबिक उसे एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस दिया गया है, तो उससे अपने वाइंडिंग आपके प्रोसीजर वगैरह दूसरी चीज स्टार्ट करनी है। और इसी लाइन लिखी हुई है, अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट ये काम नहीं करती, उसके मेंबर्स डायरेक्टर खुद से ये काम नहीं करते, तो फिर कमीशन के पास पावर है कि वो अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगा और वो कंपनी के ये सारे मामला जो सारी उसने काम करने हैं वो करेगा। अगर कंपनी जानबूझ के ये स्टेप्स परफॉर्म नहीं करती कि वाइंडिंग अप से बच सके, तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर जब अपॉइंट होगा आईसीसीबी की तरफ से, वो ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंट होने पे याद रखिएगा मैनेजमेंट टोटली जीरो हो जाती है। जैसे कभी अगर मार्शल लॉ लग जाए तो जितने भी एमएनएज वगैरह हैं, ये कि पार्लियामेंट है, ये क्या है, पार्क है। ठीक है, तो उसी तरह ये अगर एसईसी पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर ले तो कंपनी के अंदर जितने भी ऑफिसर डायरेक्टर्स वगैरह ये क्या है, पार्क। अब सिर्फ उस एडमिनिस्ट्रेटर की ही बात चलेगी।
हाँ तो ऐसे कर ले, कोई मसला नहीं है। अगर वो ये समझता है कि जी हम काम नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटर आके खुद ही काम कर लेगा, बैठ गया तो ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर को फिर जाहिर है वो कुछ फीस वगैरह देते हैं कंपनी के, वो जो उसका बनता है वो तो उसको मिलेगा। और की क्वेश्चन? देखिए वो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता कि एग्जैक्ट, अगर फ़र्ज़ कीजिए इनका क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रस्टी जो ओनर है वो फ़र्ज़ कीजिए वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो क्या ट्रस्टी उसके बिजनेस को संभालेगा या उसको आगे ट्रांसफ़र कर देगा? देखिए ये लीगल कंसेप्ट है डिटेल के, कंपनीज एक्ट में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मे भी किसी दूसरे लॉ में लिखा हो उसमें कि किसी खास सिचुएशन में वो सिर्फ बिजनेस को संभालेगा, आगे ट्रांसफर नहीं करेगा, लेकिन जब चांसेस बिल्कुल खत्म हो उसके ठीक होने के, फिर शायद उसे ट्रांसफर करने की भी इजाजत मिल जाती हो, वो कंपनी लॉ में नहीं लिखा जाए। ट्रस्टी, हाँ जी, क्या ट्रस्टी एक से ज्यादा हो सकते हैं? नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद हो सकते हैं, मेरा ख्याल एक ही होता है, नॉर्मली एक ही होता है। मैंने जितनी भी केस स्टडीज पढ़ी, एग्जाम्पल्स पढ़ी, उनमें एक ही ट्रस्टी है। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम स्टडी करते हैं अपना फ्रेश कंसेप्ट। फ्रेश कंसेप्ट क्या है? देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी, और एक टाइप ऑफ कंपनी को डिटेल में स्टडी किया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंपनी अभी तक पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े हैं। अब हम जरा कंपनी का देखते हैं कि ये जो कंपनी है ये किसके इशारों पे चलेगी, ये किसके कहने पे चलेगी, इस पे कौन लोग हुक्मरानी करेंगे, किस किस का ऑर्डर, किस किस का हुक्म इसके ऊपर चलेगा। इनको कहते हैं रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स कौन सा है? जिनका हुक्म कंपनी पे चलता है, रेगुलेटर्स। ये रेगुलेटर्स है दो तरह के, पहले आपको ओवरव्यू दे दो फिर डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलेटर, ये गौर से सुनिएगा ये कंसेप्ट, रेगुलेटर्स है दो तरह के। किसके रेगुलेटर्स? कंपनी के। एक है एक्सटर्नल रेगुलेटर्स, एक्सटर्नल यानी बाहर की पार्टीज, और इंटरनल। बाहर की पार्टीज कौन कौन सी हैं? तीन। रजिस्ट्रार, SECP या जिसे कमीशन भी कहते हैं, या जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। रजिस्ट्रार, कमीशन और कोर्ट, हाई कोर्ट। कोर्ट के अगर कमीशन के साथ मामला गड़बड़ हो, तय ना पाए, तो कोर्ट में जा सकते, कोर्ट वाले कुछ ना कुछ फैसला कर देंगे। तीन पार्टीज एक्सटर्नल, रजिस्ट्रार, SECP, कोर्ट, ठीक है। अभी हमें नहीं पता रजिस्ट्रार कौन है, क्या करता है, कमीशन कौन है, क्या करता है, कोर्ट कौन है, क्या, अभी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता चल गया है ये पार्टीज होते हैं। इंटरनल पार्टीज, इनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करवाता हूं क्योंकि एक्सटर्नल थोड़ी देर बाद पढ़ना है। कंपनी के अंदर कौन सी पार्टीज है जो कंपनी को कंट्रोल करती हैं? तो एक है मेंबर, एक है डायरेक्टर्स। ये है मालिकान, ये जो उनको रन करना है, एम्प्लॉइज, मैनेज करने वाले, ठीक है। बाज़ औक़ात मेंबर सीट डायरेक्टर भी हो सकते हैं। बहरहाल हम इनको सेपरेट पढ़ रहे हैं, मेंबर्स, डायरेक्टर। ये दो अथॉरिटीज हैं जो विद इन द कंपनी कंपनी को मैनेज करते हैं। मेंबर्स कंपनी को कैसे चलाते हैं? कंपनी के बारे में फैसले करते हैं। फैसले कहाँ करते हैं? अपनी मीटिंग्स में। मेंबर्स की मीटिंग्स को क्या कहा जाता है? जनरल मीटिंग, ये ज़हन में रखें। मेंबर्स की मीटिंग्स को क्या कहा जाता है? जर्नल मीटिंग, GENERAL, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का मतलब शेयर होल्डर्स या मेंबर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी, इसमें कुछ फैसले भी होंगे जाहिर है, और वो फैसले कंपनी के बारे में होंगे। ये फैसले दो तरह के हो सकते हैं। कुछ फैसले ऐसे हैं जो सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं, कुछ फैसले ऐसे हैं जो 3/4 मेजोरिटी से किए जाते हैं। मेंबर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग में जो फैसले होते हैं वो कितनी तरह के हैं? दो तरह के। कुछ फैसले सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं, यानी 50% से ज्यादा मेजोरिटी से, और कुछ फैसले हैं 3/4 मेजोरिटी से किए जाते हैं। जो फैसले सिंपल मेजोरिटी से किए जाते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जो 3/4 मेजोरिटी से किए जाएं स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन। आम जुबान में हम जिसे डिसीजन कहते हैं ना, उसे लॉ की लैंग्वेज में रेजोल्यूशन कहते हैं। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से मुराद ऐसा डिसीजन जो सिंपल मेजोरिटी की बेस पे हुआ है, और स्पेशल रेजोल्यूशन से मुराद 3/4 मेजोरिटी। अगर आपने इससे पहले बिजनेस लॉ में पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा हो तो आपको याद होगा पार्टनरशिप में अक्सर फैसले मेजोरिटी की बेस पे होते थे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते थे जो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से होते थे।
उसी तरह कंपनी के केस में अक्सर फैसले, जो कई फैसले वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बेस पे होंगे, सिंपल मेजोरिटी की बेस पे, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो 3/4 मेजोरिटी की बेस पे होंगे। जो फैसले सिंपल मेजोरिटी की बेस पे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और जो 3/4 मेजोरिटी से, फर्ज कीजिए लॉ ने एक मैटर में ये कहा हुआ है कि अगर डिविडेंड अप्रूव करना है तो सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो 100 अगर टोटल मेंबर्स है, कितने अप्रूव करें? 50 नहीं, 51। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए 75 मेंबर्स का एग्री होना जरूरी है। तो ये है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या? डिसीजन, जो कहाँ होगा? जनरल मीटिंग में। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे चल के हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट मेंबर्स के सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। ये हर प्रेजेंट, इन पर्सन, इन प्रॉक्सी, ये लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम आगे फर्दर बाद में स्टडी करेंगे। आप फिलहाल इसको याद कर लीजिएगा कि प्रेजेंट, इन पर्सन, और थ्रू प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट। हाँ, वीडियो लिंक से। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए लाजमी है 21 दिन का नोटिस दिया जाए। वैसे नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिन मीटिंग में पास होती है उनका भी 21 डेज का नोटिस ही होता है, लेकिन उसे खास तौर पे स्पेशल रेजोल्यूशन में इसको मेंशन किया है। कुछ समझ आई? कंपनी के अंदर एक्सटर्नल रेगुलेटर कितने हैं? 3। कौन कौन से? रजिस्ट्रार, कमीशन, कोर्ट। इंटरनल कितने हैं? 2। कौन कौन से? मेंबर और डायरेक्टर। मेंबर्स ओनर है। मेंबर जो कंपनी के बारे में फैसले करेंगे कहां करेंगे? जनरल मीटिंग में। जो जनरल मीटिंग होगी इसमें जो रेजोल्यूशंस पास होती हैं, यानी जो डिसीजंस किए जाते हैं, वो 2 बेसिस पे। कुछ मामलात के ऊपर लॉ कहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी, कुछ मामलात के ऊपर लॉ कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। अब किन में ऑर्डिनरी, किन में स्पेशल रेजोल्यूशन, ये लॉ की मर्जी है, उसने बताया हुआ है, कंपनी की अपनी मर्जी नहीं होती। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना निस्बतन आसान है स्पेशल रेजोल्यूशन की निस्बत। क्यों? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन के 3/4 मेजोरिटी विद 21 डेज नोटिस। ये इंटरनल क्लियर। अच्छा, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग या बीओडी मीटिंग भी कह सकते हैं, या डायरेक्टर्स मीटिंग भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या कहते हैं? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में जितने भी फैसले होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी की बेस पे होते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मेंबर्स की मीटिंग में डिफरेंट मेंबर्स होते हैं ना, किसी मेंबर के वोटिंग राइट्स कम होते हैं, किसी के ज्यादा होते हैं। तो मेंबर्स की मीटिंग में जो मेंबर्स होते हैं इनकी वोटिंग पावर्स कम या ज्यादा हो सकती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, डिपेंड करता है शेयर होल्डिंग कितनी है। डायरेक्टर्स की मीटिंग में हर डायरेक्टर की वोटिंग पावर इक्वल होगी, सेम होगी, 1 होगी। डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो डिसीजन होता है वो सिंपल मेजोरिटी की बेस पे होते हैं। हाँ, डायरेक्टर्स चूंकि डे टू डे बेसिस पे ऑफिस पे नहीं आते, इसीलिए ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया करते हैं, जिसे कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बिहाफ पे डे टू डे बेसिस पे कंपनी को रन करता है। डायरेक्टर्स हर महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आके चीफ एग्जीक्यूटिव से हिसाब किताब ले लेते हैं उसका। तो बताइए डायरेक्टर्स ऊपर पोजीशन पे है या चीफ एग्जीक्यूटिव? बताइए, आगे चल के एक टॉपिक हम स्टडी करेंगे, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। बताइए, क्या डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकते हैं? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है? क्या डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन रिमूव कर सकता है? डायरेक्टर्स को कौन रिमूव कर सकता है? मेंबर। शाबाश। मेंबर्स को कौन कर? कोई नहीं, वो शेयर होल्डिंग है। इंटरनल क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्सटर्नल की तरफ। कितनी अथॉरिटीज हैं? कौन कौन सी? एंड कोर्ट। अब हम स्टडी करेंगे रजिस्ट्रार की पावर एंड ड्यूटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, कमीशन के पावर एंड ड्यूटीज फंक्शंस क्या है, और कोर्ट की पावर एंड ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या है। 3, रजिस्ट्रार, कमीशन, ऐसे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रार इसके अंदर बैठा हुआ एक ऑफिशियल है। जैसे मैं आपसे कहूं एक यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर, फर्क है ना? यूनिवर्सिटी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है और वाइस चांसलर एक पर्सन। और सम टाइम होता है रजिस्ट्रार, जो कि यूनिवर्सिटी के मामलात को शायद देखता है, एग्जाम्स वगैरह और इस तरह की चीजें। ऐसे ही है ना? आप नहीं पढ़े वैसे? अच्छा,
मैं भी गया था 2-3 हफ्ते के लिए यूनिवर्सिटी, और बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी थी वो, जितना पंजाब यूनिवर्सिटी वो जितना 2-3 हफ्तों में पढ़ा था, मैंने कहा इतना तो मैं 3 घंटों में पढ़ लेता हूँ। उस वक्त मैं सीए शुरू कर चुका था, मैंने एमकॉम साथ स्टार्ट किया और साथ ही सीए भी स्टार्ट किया था। तो सीए में तो आदत होती थी पढ़ने की, वो मैंने कहा वो इतना तो एक दिन में मैं पढ़ लेता, उधर 2 हफ्ते हो गए चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा। मैं बाय बाय करते, मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ता इधर। तो बहरहाल तो रजिस्ट्रार नहीं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलता है एमकॉम के इक्विवेलेंट। तो मैंने वो छोड़ दिया था एमकॉम, लेकिन इसके बावजूद भी एमकॉम का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है मेरे पास। चलिए आगे चलते हैं। रजिस्ट्रार, कमीशन और कोर्ट। रजिस्ट्रार कौन है? कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर बैठा हुआ एक ऑफिसर, जिसका काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम एक ही है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है, क्या? कंपनीज को रजिस्टर करना, रजिस्टर कर। यूं समझ लीजिए कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये सबऑर्डिनेट है और ये इसका बॉस है, ठीक है? ये इस्लामाबाद में होता है, ये जगह जगह होता है, मतलब इसके सब ऑफिसेज हैं, सब ऑफिसेज में ये बैठा होता है। अच्छा, रजिस्ट्रार क्या है? जिसका काम है कंपनीज को रजिस्टर करना। रफ कंसेप्ट बताता हूं आपको, रफ कंसेप्ट। कंपनी से रिलेटेड जो डे टू डे रूटीन नेचर के मामलात होते हैं उन्हें कौन डील करता है? रजिस्ट्रार। और कंपनी से रिलेटेड जो सेंसिटिव, क्रिटिकल, ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले मामलात होते हैं उन्हें कौन डील करता है? एससीसी, कमीशन। और अगर कभी कंपनी का और कमीशन का झगड़ा हो जाए, कमीशन के फैसले से कंपनी मुतमिन नहीं है, तो कोर्ट में जा सकते हैं। उस सूरत में कोर्ट है। ज्यादातर हमारा जो, वैसे तो वास्ता पूरे सिलेबस में हमारा तीनों से पढ़ा करेगा, तो यूं समझिए एक तरह से मैं आपको आपके सिलेबस का ओवरव्यू करवा रहा हूं, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू एक तरह से, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स डिस्कस हो रहे हैं ये आगे चल के मुख्तलिफ चैप्टर्स में आएंगे। इनमें चैप्टर 1 के भी कंसेप्ट्स हैं और लास्ट चैप्टर 12 है ना, चैप्टर 12 के भी कंसेप्ट्स, हर चैप्टर में दरमियान में से भी कुछ कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो ये एक तरह से यूं समझिए कि आपको पूरा सिलेबस का ट्रेलर दिखाने लगे हम। रजिस्ट्रार के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला काम क्या है रजिस्ट्रार का? रजिस्टर करना कंपनी को। कंपनी को रजिस्टर करने का मतलब होता है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर करना, क्योंकि लॉ एक जगह पे लिखता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। तो रजिस्ट्रार का पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर करना। रजिस्टर हो जाए तो एक सर्टिफिकेट इशू करना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो इस बात का सबूत है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। जिस तरह हम नेचुरल पर्सन का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन का भी बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिसे क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये ध्यान में रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर एक डेट होती है, कंपनी का नाम पता वगैरह टाइप लिखा होता है, लेकिन एक डेट होती है। और लीगल पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इस डेट से पहले कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, इस डेट की बात करती है। एक जगह पे उसने कहा कि कंपनी ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उसको 20 तारीख को, उससे पहले कुछ लीगल मामलात में वकीलों से हेल्प ली गई थी, उनकी फीस अदा नहीं की गई, क्या कंपनी लायबल है वो फीस अदा करने के लिए? हमने कहा नहीं, इसलिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के पैदा होने से पहले हुआ, कंपनी उसके लिए लायबल कैसे हो सकती है? जिस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एक पार्टी ही नहीं है, चाहे वो उसी के लिए किया गया हो, ठीक है, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं। कंपनी किन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगी? जो इसकी इनकॉर्पोरेशन के बाद उसके नाम से किए गए हों। तो रजिस्ट्रार का सबसे पहला, सबसे बड़ा ड्यूटी क्या है? मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करना और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना। दूसरा, कंपनी का नाम रखना है। अच्छा, किसी नेचुरल पर्सन का नाम रखना हो, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, जो भी आपका दिल करे शुभ सा नाम रख लीजिए। लेकिन कंपनी का, अच्छा नेचुरल पर्सन में अगर एक बंदे ने नाम रखा है, क्या दूसरा नाम रख सकता है कोई दूसरा? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई पाबंद। एक एक नाम के कई कई लोग होते हैं, ठीक है, ये भी शबीर है, ये भी शबीर है, ये भी शबीर है, ये भी शबीर है, चारों शबीर हो सकता है बैठे हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन कंपनी में असूल है क्या? एक नाम की कंपनी अगर रजिस्टर हो गई, उस नाम की दूसरी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती, पाकिस्तान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है जो भी कंपनी का नाम रखना हो, किसी ना किसी को पहले प्रूव करना चाहिए। वो कौन अप्रूव करता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी का एक दफा हॉटमेल अकाउंट, जीमेल अकाउंट किसी ने रजिस्टर करवा लिया, उसी एड्रेस का और रजिस्टर नहीं हो सकता। उसी तरह ये भी, तो रजिस्ट्रार की दूसरा जिम्मेदारी ये है कि नाम अप्रूव करने हैं कंपनीज के। कंपनी जो भी नाम, असल में कंपनीज पता क्या करती हैं,
वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बाद में लेके जाती हैं, पहले रजिस्ट्रार को उसे कहती हैं हमें नाम प्रूव कर दो। ये ना हो मेमोरेंडम और आर्टिकल लेके जाए, इसमें मेमोरेंडम और आर्टिकल में नाम भी लिखा होता है और बाद में पता चले नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो हमें सारे डॉक्यूमेंट दोबारा प्रिंट करवाने पड़े। तो बेहतर है पहले नाम रिजर्व करवा लो, अप्रूव करवा लो, उसके बाद। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी का नाम रिजर्व करवाना है, कंपनी का नाम अप्रूव करवाना है, कौन करेगा? रजिस्ट्रार। कैसा हो सकता है रजिस्ट्रार गलती से गलत नाम अप्रूव कर दे? तो अगर उसे गलती हो गई तो क्या वो रेक्टिफाइंग एंट्री भी पास कर सकता है? रेक्टिफिकेशन भी कर सकता है? यस कर सकता है। तो ये भी इसकी ड्यूटी में शामिल है, नाम अप्रूव करना, और अगर कभी कोई गलत नाम अप्रूव हो जाए रेक्टिफाई करना। अच्छा अब कंसेप्ट मैं आपको नहीं बता रहा, एडवांस कंसेप्ट है लेकिन आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूं। अगर नाम गलत रजिस्टर हो गया, रजिस्ट्रार नाम रेक्टिफाई करना चाहता है, कंपनी चाहती है ना हो, तो नाम होगा कि नहीं होगा? नाम रेक्टिफाई होगा, रजिस्ट्रार के पास अथॉरिटी है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स एक दफा देखिए, नाम एक दफा अगर गलत रजिस्टर हो गया बाद में रेक्टिफिकेशन हो सकती है। उसी तरह बताइए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अगर एक दफा रजिस्टर हो जाए उनमें बाद में अल्टरेशन हो सकती है? हो सकती है अल्टरेशन? कैसे हो? अच्छा मैं आपको बताता हूँ मेमोरेंडम में लिखा क्या क्या होता है, आपने मुझे बताना है इसमें अल्टरेशन हो सकती है कि नहीं। मेमोरेंडम में कंपनी का नाम लिखा होता है, नाम बदल या कंपनी नाम बदल सकती है। मेमोरेंडम में कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखा होता है, इसका मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाना है तो मेमोरेंडम की अल्टरेशन करानी पड़ेगी। अच्छा सोचते थे, और मेमोरेंडम में लायबिलिटी लिखी होती है, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिखी होती है, ये भी चेंज हो सकती है, चेंज करवानी होगी तो। और मेमोरेंडम में लिखा होता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, चेंज करवाना होगा तो जाना पड़ेगा। अच्छा आर्टिकल्स में लिखा होता है शेयर होल्डर के राइट्स, वो नहीं चेंज हो सकते, वो भी हो सकते हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं, हर चीज चेंज हो सकती है, सब बदल सकता है, सब माया है, सब बदल सकता है। कल इधर कोई और बंदा बैठा था, आज कोई और बैठा हुआ है, बदल गया है, वजीर है तो बदल गया है, सब बदल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो शेयर होल्डर के राइट्स बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा शेयर आर्टिकल्स के अंदर 3 बातें लिखी होती है, क्या? लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। ये आर्टिकल्स में 3 कंडीशन लिखी होती हैं, क्या ये रिमूव हो सकती हैं? अभी कलप के मैं याद करके आया हूं, मेरी बहन को रोजा लग रहा होगा, मैं याद करके आया हूं। हाँ प्राइवेट, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है। शाबाश शाबाश। तो प्राइवेट कंपनी से अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? आज शाबाश, आर्टिकल्स के अंदर तीनों कंडीशन रिमूव कर दें, इनको उड़ा दें। भाई क्लियर हो गया? अब ये बातें समझ आ रही है आपको कि रजिस्ट्रार ने और आर्टिकल को रजिस्टर करना है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करना है। फिर रजिस्ट्रार की ड्यूटी में शामिल है कंपनी का नाम अप्रूव करना और अगर गलत नाम रजिस्टर है इसको रेक्टिफाई करना। फिर रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है कि अगर कंपनी ने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अल्टरेशन करवानी हो तो वो भी करवा, और वो ऑर्डर करेगा। इसका मतलब है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्टरेशन करवानी हो किसके पास जाना है? टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक है बर्थ सर्टिफिकेट जो इस बात का सबूत है क्या क्या पैदा हो गए कि नहीं, इस बात लीगल सबूत है, प्रूफ है इस बात का। एक है आईडी कार्ड जो 18 साल की उम्र में बनता है, ठीक है, जो इस बात का सबूत है कि अब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए हैं, कुछ ऐसे लीगल काम जो आप पहले नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। उसी तरह एक कंपनी के भी 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है बर्थ सर्टिफिकेट की तरह,
बर्थ सर्टिफिकेट की तरह। ये इस बात का प्रूफ है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, इन एग्जिस्टेंस हो गई है। लेकिन इनकॉर्पोरेशन के बाद कुछ समय तक कंपनी के ऊपर पाबंदी है, ये कुछ काम कर सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती, जब तक के सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना हासिल कर ले। जब कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल कर लेगी, उसके बाद सारे लीगल काम कर सकती है। यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले कुछ लीगल काम कंपनी कर सकती है और कुछ लीगल काम कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद कंपनी हर लीगल काम कर सकती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फर्क समझ आया? फर्क समझ आया तो मुझे बताइए, पहले कौन सी डॉक्यूमेंट बनती है? सर्टिफिकेट ऑफ, और बाद में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। शाबाश। तो फिर मुझे बताइए, रजिस्ट्रार ने तो करना होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कमीशन ने क्या इशू करना होता है? कमेंसमेंट। गलत है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रार ने शुरू करना होता है। यार ऐसे ना करें, रजिस्ट्रार के नीचे पढ़ा रहा हूँ कमीशन। ये गलती आप पेपर में करते हैं। जो रजिस्ट्रार के करने वाला काम होता है वो कमीशन से करवा लेते हैं, और जो कमीशन से करवाने वाला काम होता है वो रजिस्ट्रार से करवा लेते हैं। तो ये नहीं करना। टू रिसीव वेरियस नोटिसेस आर डॉक्यूमेंट। कंपनी और रजिस्ट्रार के साथ रूटीन नेचर की कम्युनिकेशन होती है। जैसे कंपनी के लिए जरूरी है क्या कि जब कभी मीटिंग का नोटिस शेयर होल्डर्स को भेजे, रजिस्ट्रार को भी भेज दे। कंपनी के लिए जरूरी है क्या जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को भेजे तो रजिस्ट्रार को भी भेज दे। ठीक है, ये रूटीन नेचर के मामला जो हैं ये कंपनी और रजिस्ट्रार के दौरान में चलते रहते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर लाजिम है कि जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे तो उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को भी, रूटीन नेचर के मामला। तो रूटीन लाइफ में रजिस्ट्रार और कंपनी के दौरान वेरियस डॉक्यूमेंट्स और नोटिसेस शेयर होते रहते हैं। कंपनी रजिस्ट्रार को रूटीन नेचर के डॉक्यूमेंट सेंड करती रहती है। ठीक है, फिर एक्सटेंशन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग आपको पता क्या होती है? शाबाश, शेयर होल्डर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। एनुअल जनरल, जो एक मीटिंग हुआ है जो हर साल होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, और दो मीटिंग्स हैं जो हर साल नहीं होती, कभी कभार होती हैं। उन्हें हम कुछ और कहते हैं, उन्हें हम एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कहते। तो जनरल मीटिंग की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक वो मीटिंग जो हर साल होती है उसे क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम। एक वो मीटिंग जो कभी कभार होती है उसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और एक वो मीटिंग जो जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, वो होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग। लेकिन हम किस मीटिंग की बात कर रहे हैं? जो हर साल होती है। अच्छा, कंपनी की मर्जी है, जब मर्जी कंडक्ट करवा लें, या लाने कोई टाइम दिया होगा? शायद जैसे 4 महीने दिए हो कि कंपनी के लिए जरूरी है अपना ईयर एंड खत्म होने के 4 महीने के अंदर अंदर एजीएम कंडक्ट करवाए। कंपनी के लिए जरूरी है कि अपना ईयर एंड खत्म होने के 4 महीने के अंदर अंदर, ईयर एंड क्या होता है? जैसे 30 जून है या 31 दिसंबर है, आसानी के लिए हम 31 दिसंबर के एग्जांपल लेके चला करेंगे पूरे सिलेबस में। कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, इसका मतलब है इसने 4 महीने या 120 दिन कर लें। कितने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई 28 अप्रैल के आसपास, 28 अप्रैल के आसपास एजीएम, यानी इस 28 अप्रैल तक एजीएम कंडक्ट। लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम हो, लोड शेडिंग वगैरह ज्यादा हो जाए और एजीएम कंडक्ट ना हो पाए 28 अप्रैल तक, अब एक्सटेंशन चाहिए, क्या एक्सटेंशन हो सकती है? कौन करेगा? लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है? मतलब अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम में एक्सटेंशन चाहिए तो वो करेगा रजिस्ट्रार, और अगर लिस्टेड की चाहिए तो देखते हैं एससीसीबी में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। 6, हाँ, एक्सटेंशन ऑफ एजीएम लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड इधर, लिस्टेड उधर। अब एग्जाम में लिस्टेड पूछेगा, आप कहेंगे रजिस्ट्रार के पास जाओ एक्सटेंशन लेने के लिए। अनलिस्टेड पूछेगा, आप कहेंगे कमीशन के पास जाओ। कहेंगे ना? कहेंगे, आप कहेंगे। टू कॉल ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अगर रजिस्ट्रार को इतला मिले कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो जैसे एफआईए वगैरह एजेंसी के पास अथॉरिटी होती है ना, दफ्तर पे छापा मार लेते हैं। ठीक है, दफ्तर पे
छापा मार रहे, ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ज़रूरत पड़े तो सारा बुक सीज करके साथ ले जाते हैं। यही सारी पावर रजिस्ट्रार के पास भी हैं। अगर उसे पता चले कि कंपनी कोई गड़बड़ में इन्वॉल्व है, फ्रॉड में, तो रजिस्ट्रार के पास पावर्स है क्या, वो ऑफिसर्स को बुला के उनसे इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन ले सकता है कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में। और अगर उसकी तसल्ली ना हो तो वो जाके बुक्स को इंस्पेक्ट भी कर सकता है। इंस्पेक्ट का मतलब है वहीं पड़े पड़े बुक्स को देख ले, सीज का मतलब है अपने कब्जे में कर ले, अपने ऑफिस में ले आए कि उधर जाके डिटेल में देखूंगा। और टू कीप रिकॉर्ड ऑफ मॉर्टगेज एंड चार्जेस। मॉर्टगेज एंड चार्जेस क्या होते हैं? अगर नेचुरल पर्सन किसी से उधार लेता है, इसको इन्होंने इस भाई से उधार ले लिया, क्या इन्हें किसी को बताने की जरूरत है कि मैंने उधार लिया हुआ है? नहीं जरूरत। लेकिन कंपनी के लिए लाजमी है कि वो किसी भी बैंक से जब उधार ले, उसके बदले में जो भी मॉर्टगेज, प्लेज वगैरह जो भी जमानत के तौर पर लिखवाएं, तो वो किसी को बताए। किसको बताए? और रजिस्ट्रार अपने पास एक रिकॉर्ड रखेगा कि किस कंपनी ने कब कब किस बैंक से लोन लिए हैं और सिक्योरिटी में क्या चीजें रजिस्टर करवाई हुई हैं। ये क्लियर हुआ? रिकॉर्ड एक दफा, चार्ज छोटे मोटे नॉमिनल होते हैं, एक दफा आप इनको पढ़ लीजिए और मुझे बताइए कि क्या समझ आ गई आपको। नहीं, मॉर्टगेज एंड चार्जेस की जितनी अमाउंट हुई होगी ना, यानी जितनी रजिस्ट्रेशन, जितने का लोन बैंक से लिया होगा, जितने की सिक्योरिटीज लिखवाई होंगी, वो बनाएंगे, वो लिखवाएंगे, वो रजिस्टर करवाएंगे। इसके साथ आगे चल के हम पढ़ेंगे जो लोन एग्रीमेंट होता है ना बैंक का, उसकी कॉपी लगती है सबूत के तौर पे कि ये जो भी एंट्रियां करवाई जा रही हैं मॉर्टगेज एंड चार्जेस में, ये ठीक है। जी हाँ, ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए उसे कमीशन से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, बुक्स को सीज करने के लिए रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार अभी एक्सेप्शन की तरफ ना जाए, 21 दिन से कम का नोटिस दिया जा सकता है, ये एक्सेप्शन है उसकी। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना ध्यान में रखने कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन होती है जो 3/4 मेजोरिटी से पास की जाती है और 21 डेज का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, 3/4 मेजोरिटी के आगे जो लिखा है प्रेजेंट, इन पर्सन और प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल बैलेट, ये रटे वाली लाइन है। और फिर जो एक्सेप्शन है ये कि 21 दिन से कम का भी नोटिस दिया जा सकता है प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स एग्री करें, ये भी रटे वाली लाइन है। ठीक है, अभी नहीं समझाना, रटा लगा सकते हैं तो लगा लें, वो अच्छी बात है, रटा लगाने से नहीं रोक रहा, लेकिन अभी इन दोनों पॉइंट्स को समझना नहीं है। एक्सेप्शन वाली बात को कि 21 दिन से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है, और दूसरी किस बात को? प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट वाली बात को। सिर्फ नंबर पे याद रखें, सिंपल मेजोरिटी है कि 3/4। जी, और कोई क्वेश्चन? क्या इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते? कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद हर एक्टिविटी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो अल्ट्रेशन होगी ये डेफिनेटली जो पहले मेमोरेंडम या आर्टिकल रजिस्टर हुआ है उसके बाद होगी, उसके बाद होगी। अब आते हैं कमीशन की तरफ। कमीशन का एक हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में और 8 रीजनल ऑफिसेज हैं डिफरेंट सिटीज में। एक तो हर प्रोविंस का जो प्रोविंशियल कैपिटल है उसमें है, एससीसीपी का एक तो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, और फिर रीजनल ऑफिसेज हैं। रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है? एक कराची है, लाहौर है, पेशावर, क्वेटा, सखर, फैसलाबाद, मुल्तान, और एक शायद इस्लामाबाद में भी रीजनल ऑफिस भी है शायद। हाँ, सखर में भी, सखर बोल दिया, इस्लामाबाद में रीजनल ऑफिस भी है ना, हेड ऑफिस भी है और रीजनल ऑफिस भी है, तो ये इसके ऑफिसेज है। कमीशन ये असल में इसलिए उसने डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज बनाए ताकि पाकिस्तान में जिन जिन शहरों में ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर होती है ना, वहाँ पे कंपनीज को ये सर्विसेज उनके करीब तरीन जगह पे मिल सके, इसीलिए रीजनल ऑफिस खुलवाए गए। वरना अगर सिर्फ इस्लामाबाद में होता है तो सारी कंपनीज को कम्युनिकेशन के लिए इस्लामाबाद में करना पड़ता। क्या क्या फंक्शन ड्यूटीज हैं? सबसे पहला टू रजिस्टर एसोसिएशन नॉट फॉर, देखिए बाकी की कंपनीज कौन रजिस्टर करवाता है? बाकी की कंपनीज को कौन रजिस्टर करवाता है?
लेकिन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को, ठीक है। नेम कंपनी का कौन कंफर्म करता है? लेकिन नाम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अगर आपने रखने हो ना तो कमीशन से अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल ऐसा नाम जो गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन जोड़ता हो आपका, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नाम से पता चलता है ना आपको कि ये नेशनल, इसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक है, इसकी इजाजत दी है। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अगर आप यूं कहे स्टेट स्टील स्टेट सीमेंट कंपनी, स्टेट स्टील कंपनी, ओ जी हाँ, तो आर्मी भी गवर्नमेंट की है। तो इसी तरह कुछ नाम, कुछ अल्फाज अगर आप कंपनी के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए खास नाम कमीशन की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपने रेगुलर नाम रखना है ना अपनी कंपनी का तो डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास जाए, लेकिन अगर आपने कोई स्पेशल नाम रखना है जो गवर्नमेंट के साथ आपका कनेक्शन शो करवाता हो तो फिर कमीशन से पहले अप्रूवल लेंगे, फिर रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल लेके जाके कहेंगे अब रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रार अप्रूवल देखेगा तो रजिस्टर कर देगा, बताएं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, ये अप्रूवल हर एक को नहीं मिलती, ये सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों को ही मिलती है जो कंपनी के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरह कोई इस तरह का नाम रख लें तो नहीं रखा जा सकता, ठीक है। जैसे नॉर्मली वर्ड अथॉरिटी जो होता है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ के नाम के साथ बोला जाता है। आई कि आपने क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप एक कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं कैंसर रिसर्च अथॉरिटी, बताइए कमीशन से अप्रूवल की जरूरत है कि नहीं? सह जाता है, क्योंकि लफ्ज अथॉरिटी ऐसा नाम है जो कि गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन को ये शो करवा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई। फिर टू कंफर्म चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ मेमोरेंडम। अभी मैंने आपको मेमोरेंडम के कुछ एग्जांपल्स बताई कि मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा होता है। क्या आपको याद है क्या क्या बातें बताई? नेम, शेयर कैपिटल, लायबिलिटी, रजिस्टर्ड ऑफिस, शाबाश, हाँ जी। तो सारी चेंजेस के लिए मेमोरेंडम के पास जाएंगे, लेकिन जिस तरह नाम का था कि कुछ खास नाम के लिए कमीशन के पास, उसी तरह अगर आपने मेमोरेंडम में बाकी क्लासेस तो ठीक है, लेकिन एक क्लास अगर चेंज करनी है ना रजिस्टर्ड ऑफिस, तो फिर इसके लिए कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कमीशन से अप्रूवल लेके फिर वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और उसे कहेंगे सर अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज कर दे। अच्छा, मेमोरेंडम में बाकी की क्लासेस अगर चेंज करनी है ना उसके लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करनी है कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है। क्लियर हो गया ये? फिर इसके बाद टू लिसन अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ कंप्लेन है तो अपील सुनेगा कौन? टू अप्रूव प्रॉस्पेक्टस फॉर इशू। अगर कंपनी ने, अच्छा आपको पता है प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन शेयर इशू करने के लिए उसे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ेगा, और वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है प्रॉस्पेक्टस। जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने के लिए जो मशहूरी की जाती है, जो डॉक्यूमेंट इशू की जाती है, उसे कहते हैं प्रॉस्पेक्टस। और प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले कमीशन से अप्रूवल लेना जरूरी है। ये कमीशन ने इसलिए अप्रूवल रखी हुई है कि बाज़ औक़ात कंपनीज ज्यादा पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में ना प्रॉस्पेक्टस में झूठी सच्ची कहानियां लिख देती हैं। तो कमीशन ने कहा नहीं, मेरी नजर होगी कि जितने भी प्रॉस्पेक्टस इशू हो रहे हैं ना जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने के लिए, मैं देखूंगा कि वो मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं कि नहीं, जो मैंने कहा हुआ है कि ये चीजें लिखनी है, ये चीजें नहीं लिखनी। एक्सटेंशन ऑफ एजीएम पढ़ लिया हमने। टू कॉल जनरल मीटिंग क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए? स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होनी चाहिए? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब होनी चाहिए? जब जरूरत पड़े, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में। अगर मीटिंग होनी चाहिए कोई जनरल मीटिंग, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर उसको कॉल नहीं कर रहे, तो कमीशन अगर चाहे तो खुद कॉल कर सकता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करे होल्डिंग ऑफ एजीएम में, कंपनी, अच्छा याद रखिएगा एक चीज, लॉ में जहां कहीं कोई काम मेंबर ने करना होता है ना, लॉ क्या कहता है? मेंबर शैल डू दिस। जहां कोई काम डायरेक्टर्स ने करना होता है, लॉ क्या कहता है? डायरेक्टर शैल डू दिस। और जहां कोई काम मेंबर या डायरेक्टर्स दोनों में से कोई भी कर दे तो चलेगा, वहां पे लॉ कहता है कंपनी शैल डू दिस। मतलब कंपनी का मतलब क्या? डायरेक्टर या मेंबर जो भी कर दे तो चलेगा। तो अगर मीटिंग, जनरल मीटिंग कॉल होनी चाहिए लेकिन मेंबर डायरेक्टर्स कॉल नहीं कर रहे, तो कमीशन खुद ऑर्डर करके मीटिंग कंडक्ट करवा देगा। अच्छा, बाकी लोगों को लोन तो डायरेक्टर्स देते हैं
कंपनी के एम्प्लॉयज को लोन कौन देते हैं, और डायरेक्टर्स को लोन कौन देगा, मतलब लोन अप्रूव कौन करेगा, जाएगा या कंपनी के खातों से ही, लेकिन अप्रूव कौन करेगा। ये इसलिए कि अगर ये प्रोविजन ना होती तो मेंबर्स का सारा कैपिटल डायरेक्टर्स एक दूसरे को ही लोन दे देते, ऐसे होता कि नहीं होता। इसलिए उसने कहा नहीं भाई, अगर डायरेक्टर्स ने दूसरे एम्प्लॉयज को लोन देना है तो खुद ही दे दे, लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने खुद लोन लेना है तो आके मेरे से अप्रूवल ले। रेडी, चल रहा कैमरा, चल रहा, ओके। अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स, क्लियर हो गया जी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हमने रजिस्ट्रार की पावर पढ़ ली, अब किसकी आके, कोर्ट की पावर का तो क्या ही कहना, कोर्ट जो चाहे कर सकती है, कोर्ट जो, लेकिन हमारे कंपनी लॉ में हमारे सिलेबस के अंदर तीन चीजें हैं जो कोर्ट कर सकती है। और भी एक काम है वाइडिंग का पाला, वो भी कोर्ट कर सकती है, वाइडिंग का पाला वो भी कर सकती है, लेकिन मैंने वो एग्जांपल नहीं यहाँ पे लिखी एक खास रीजन की वजह से। ये तीनों एग्जांपल मिलते, इनकी सिचुएशन मिलते जुलते हैं। कोर्ट अगर चाहे तो नल एंड वाइड करार दे सकती है कि इलेक्शन को, कौन से इलेक्शन को, जो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे कंपनी ला के सिलेबस की हद तक डायरेक्टर्स इलेक्शन। कोर्ट चाहे तो नल एंड वाइड करार दे सकती है जिस मर्जी मीटिंग और उसकी प्रोसीडिंग्स को, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक जनरल मीटिंग और इसकी प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। हाँ ठीक है। शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर नाराज है, ओके, मैंने शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी नहीं करना था, तो वो कोर्ट के पास जाए तो कोर्ट क्या कर सकती है, नल एंड वाइड, किस रेजोल्यूशन को नल एंड वाइड करा दे सकती है, किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी भी, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करने की रेजोल्यूशन को नल एंड वाइड करार दे सकती है। वे क्लियर हुआ। ये तीन एग्जांपल्स हैं, रखे कि मैंने खास, हालांकि आगे एक वाइंडिंग अप की एग्जांपल भी है, लेकिन मैंने खास रीजन की वजह से वाइंडिंग अप वाली बात नहीं की। वाइंडिंग अप वाले चैप्टर में भी कोड आता है, लेकिन वो खास नहीं, क्योंकि ये सारे ना मिलते जुलते। ये आपने एक कंसेप्ट याद कर लिया ना तो समझने तीनों याद कर लिया, इसलिए तीनों कि कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, इलेक्शन ऑफ, अच्छा ये नहीं याद करना ये 1 2 3, बल्कि पहले ये याद करना है कि इनको नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है, 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको। क्लियर हो गया। अच्छा, ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। इसके एंड में देखिए लर्निंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आप, चलिए क्वेश्चन आए तो ये आपकी होम असाइनमेंट है आज के, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।